नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे जो 22/10/2017 को हुआ है। स्मृति के आधारित पर क्वेश्चन है। तो चलिए टू दी पॉइंट शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से पहला प्रश्न पूछा है कि जो पढ़ना है क्रिया का भेद है। पढ़ना क्रिया का भेद है, कैसा है? तो अकर्मक है, सकर्मक है कि द्विकर्मक है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो पढ़ना है ना, पढ़ना जो है ना यह सकर्मक है, क्योंकि कोई ना कोई तो पढ़ रहा है, कोई ना कोई किसी का इस काम को कर रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि पयोधी समानार्थी शब्द है, यानी पयोधी किसका समानार्थी शब्द है? तो जो पयोधी जो है ना समानार्थी शब्द यह समुद्र का होता है। किसका है? समुद्र का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकरण कारक के चिन्ह क्या होते हैं? अधिकरण कारक के चिन्ह हैं या चिन्ह क्या होते हैं? तो अधिकरण के जो होता है ना वह में पर होता है। क्या होता है? में पे पर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वृद्धि यानी बढ़ोतरी, वृद्धि का विलोम शब्द यानी उसका उल्टा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय। क्या हो जाएगा? क्षय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। तो शैशव शब्द जो है से बना संज्ञा कैसा शब्द है? तो शैशव यानी यह भाववाचक शब्द है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में ही प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अगर जो संस्कृत के शब्द हैं मूल रूप से हिंदी में ही प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भरपेट किस समास का उदाहरण है? भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो जो भरपेट है यह अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास का उदाहरण है भरपेट। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वह कवियत्री होता है। क्या होता है? कवियत्री होता है। इस कैसे लिखाएगा ये भी ध्यान रखना है, कवियत्री होता है। ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। कितनी है? 33 व्यंजन है। चलिए आगे देखते हैं कि त का उच्चारण होता है। त का उच्चारण किससे होता है? तो जो त का उच्चारण होता है वह दंत से होता है, यानी दांत से त का उच्चारण किया जाता है। त का जो उच्चारण होता है तो दांत से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल जिरंड है। तो जिरंड का इसमें प्रयोग करना है कि आई एम एवर्स टू, क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग, और जिरंड में आईएनजी लगता है। चलिए आगे देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय विथ द राइट होमोफोन। तो द डैश ऑफ द कैट्स आर शार्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉज। द पॉज ऑफ द कैट्स आर शार्प। पॉज, PAWS। चलिए आगे है कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। अफेक्शन है तो अफेक्शन का जो एडजेक्टिव होगा वह क्या होगा? तो एफेसिनिएट होगा। क्या हो जाएगा? एफेसिनिएट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एफेसिनिएट। चलिए आगे प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट पार्टिसिपल। तो हिज स्पीच वाज डैश। तो डैश में आपका स्पेल ब्लाइंडेड, स्पेस बाइंडेड, स्पेस बाइंड, स्पेलिंग बाइंडिंग और स्पेल बाउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेल बाउंड। आगे प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही ट्रेवल्स डैश कार। तो ही ट्रेवल्स बाय अ कार। क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रीपोजिशन लगेगा बाय। ही ट्रेवल्स बाय अ कार, यानी कार के द्वारा वो ट्रेवल किया। आगे प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। इसमें देना है कि लेट अस प्ले डैश चेस। लेट अस प्ले इस डैश चेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द चेस। क्या हो जाएगा? लेट अस प्ले द चेस। तो इसमें आर्टिकल हो जाएगा द। AN द को आर्टिकल में आता है, 3 आर्टिकल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि यूज द करेक्ट एंटोनिम्स है।
एंटोनिम्स फॉर द ब्लड वर्ड, माला लुक्स प्रीटी, यानी माला सुंदर दिखती है, तो इसमें एंटोनिम्स है तो ये अगली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगली मतलब ग्रुप। चेंज द फ्लोइंग नाउन इनटू वर्ब, तो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन को वर्ब में हम लोग को चेंज करना है, नाउन है तो वर्ब में चेंज कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा एप्लीकेबल। क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल। आगे प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनिटिव्स, तो इन्फिनिटिव है इट इज नॉट इजी डैश ऑल पीपल, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर टू प्लीज। क्या हो जाएगा? टू प्लीज। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, थिप मतलब चोर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थिप्स। क्या हो जाएगा? थिप्स, THIEVS, थिप्स, ES लग जाता है। चलिए आगे प्रश्न है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं किस राज्य में है? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश राज्य में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। आगे प्रश्न है कि पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारक क्या है? पंजाब में भूमि अपरदन जो मृदा कटाव हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? तो यह है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। 23 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों का नाम कौन कौन है? तो अस्थायी सदस्य देश जो है ना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, वह आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। तो इसको याद करने के लिए आपको हम बता देते हैं ABCFR, अमेरिका, ठीक है, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन, ठीक है, तो यूके को ब्रिटेन भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जीएसटी कानून, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जीएसटी विश्व में सबसे पहले फ्रांस देश ने 1954 ईस्वी में इसको लागू किया था, और भारत में जीएसटी को लागू करने वाला जो राज्य है वो आपका असम है। कौन सा है? असम राज्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का जो नाम है वह अरावली है। क्या है? अरावली है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली है। क्या है? अरावली। यह कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान में। और अरावली जो है इस पर्वत शिखर का सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। दोनों बात याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स। और यही कार्ल मार्क्स कहे थे कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, कार्ल मार्क्स का ही नारा है। ये भी बात याद रखना है। और दास कैपिटल पुस्तक के लेखक भी कार्ल मार्क्स हैं। अगला प्रश्न है कि अरब सागर में स्थित भारत की द्वीप समूह का क्या नाम है? अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का क्या नाम है? तो इसका लक्षद्वीप है। और बंगाल की खाड़ी में क्या है? तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। ये भी दोनों याद रखना है। अंडमान निकोबार आपसे पूछ दे तो यह बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप अरब सागर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो आपके गौतम बुद्ध थे। कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। चलिए अगला प्रश्न है कि गंगा नदी की सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कौन कर रहा है? तो जो गंगा नदी की सफाई हो रही है उसमें कौन सा देश सहयोग कर रहा है? तो यह जर्मनी कर रहा है। कौन सा? जर्मनी देश की सहायता से गंगा की सफाई हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है वह क्या है? तो यह है निर्यात पर उच्च शुल्क लगाना। अगर निर्यात पर उच्च शुल्क लगा देंगे तो भारत के भुगतान की स्थिति में संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्यात पर उच्च शुल्क लगाना। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था आपका कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान और
भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। कम कीमत वाला मशीन द्वारा बना दिया गया सामान और भेदभावपूर्ण से टैरिफ नीति, उस पर टैक्स लगा दिया गया, तो इसका दोनों हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी उपन्यास के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें सभी फेमस है, लेकिन प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। चलिए अगला प्रश्न है कि देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा है? अपने देश यानी भारत देश में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा जो संगठन है वो रेलवे है। कौन सा है? रेलवे है। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण से क्या जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना को ही वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? तो इसका नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए एक भारत का संगठन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा था? वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण। औद्योगिकरण। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। किससे? उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। और 8 राज्य में किस पे गुजरती है? तो ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की जो सीमाएं हैं वह नेपाल के साथ लगती है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरोबंदर। कौन सा? बोरोबंदर। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में है, दक्षिण पश्चिम मानसून ही पर आधारित है, तो ये कहाँ से बहती है? जो आर्द्र पवन बहती है वह कहाँ से बहती है? तो ये समुद्र के स्थल की ओर बहती है। समुद्र से स्थल की ओर बहती है। चलिए अगला प्रश्न है कि हीराकुंड जो नदी परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो यह महानदी पर है। हीराकुंड बांध भी है, यह महानदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कैसा है? तो यह राजनीतिक है। कैसा है? राजनीतिक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है? तो आपका गंगा, जमुना, सरस्वती, महानदी, सतलज, ब्यास, नर्मदा, ताप्ती। तो जो नर्मदा और तापी जो है नदियाँ है यह अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है कि एग्रेस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रेस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? घास का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, SHG बैंक लिंकेज योजना है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है और कर्मचारी रेफरल योजना ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारी रेफरल योजना। अगला प्रश्न है कि राजनीति को धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है, यानी राजनीति से, यहाँ के का जगह पर से होगा, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है। यह किसने कहा था? तो राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है या महात्मा गांधी बोले थे। कौन बोले थे? महात्मा गांधी बोले थे। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 2009 हो जाएगा, लेकिन 2010 में शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है। तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो आपका हो जाएगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का जो मुख्य साधन है वो आपका रोडवेज है। क्या है? रोडवेज है। चलिए अगला प्रश्न है किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? किसान कॉल सेंटर को कब बनाया गया? तो यह जनवरी 2004 ईस्वी में किसान कॉल सेंटर को बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो विश्व में थाईलैंड करता है और भारत में सबसे ज़्यादा केरल रबर का उत्पादन करता है। कौन करता है? केरल। अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, इसकी तुलना किस नेता के द्वारा की गई थी? बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये आपके जवाहरलाल नेहरू इस बोले थे। कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का जो अर्थ है वह उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल का निर्यात यानी बेच देना, यही डंपिंग कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक की संज्ञा दी गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो है यह एक परजीवी है। अमरबेल एक परजीवी है। चलिए अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? तो उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? तो ये बनाया गया ग्राहकों की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जा सके, इसी कारण। तो उपभोक्ता अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1986 में। डेट याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन कितना होता है? तो चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का जो वजन होता है पृथ्वी के सतह के वजन का 1/6 भाग होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट एक महान डैश थे। तो आर्यभट्ट क्या थे? तो एक खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री थे। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई को ओम बोलते हैं और विद्युत धारा एम्पियर से मापते हैं और कार्य को जूल में मापते हैं और वोल्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है? सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे। चलिए अगला प्रश्न है कि पोलियो तथा चेचक की बीमारी के कारण क्या है? तो पोलियो और चेचक की बीमारी जो हो जाती है इसका कारण है विषाणु। क्या है? विषाणु, वायरस। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो कौन सी मछली नहीं? तो शार्क मछली है, व्हेल मछली है, रोहू मछली है, लेकिन इलेक्ट्रिक रे जो है यह मछली नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहते हैं? तो उसका हो जाएगा नाम क्लोरीन। अगर ऑप्शन में ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग पाउडर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊतक जो पौधे में जल परिवहन के लिए मदद करता है उसको क्या बोलते हैं? तो जल परिवहन में मदद करता है उसको जाइलम बोलते हैं और खाद्य पदार्थ को पहुंचाने में फ्लोएम मदद करता है। कौन करता है? फ्लोएम। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो इस वैज्ञानिक का नाम था बोहर, नील बोहर ने बताया था। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। U 92-235।
चलिए अगला प्रश्न है, सिरका, नींबू और दही में क्या पाया जाता है? तो इसमें अम्ल पाया जाता है। अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। अगला प्रश्न है कि एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या होता है? तो एक आदर्श ईंधन उसको कहते हैं जिसका जो बहुत सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान उसका हो। इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की ओर धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो यह न्यूटन के पहले गति नियम को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है? तो दो निकायों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है हमेशा आकर्षक होता है। क्या होता है? हमेशा आकर्षक होता है। अगला प्रश्न है कि बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो मोटापा आती है। क्या होती है? मोटापा आती है। अगला प्रश्न है कि केंचुए में श्वसन अंग का क्या नाम है? तो केंचुए में श्वसन अंग का नाम जो उसका है त्वचा। केंचुआ त्वचा, गीली त्वचा से करता है श्वसन। अगला प्रश्न है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको प्रस्वेदन कहते हैं। प्रस्वेदन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अधातु बताइए। तो निम्नलिखित में अधातु कौन सी है? तो CO है, Fe और F। तो ये लोहा एक अधातु है, सॉरी F फ्लोरीन एक अधातु है। Fe लोहा होता है, फ्लोरीन अधातु है। अगला प्रश्न है कि मीथेन CH4 जिसको मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं के अणु में होता है। तो इसके अणु में क्या होता है? केवल एकल आबंध होता है, यानी सिंगल बॉन्ड इसमें पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 32 तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या 32 और परमाणु संख्या 16 है। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाता है? तो आप जानते हैं फॉर्मूला Z=P+N होता है। तो आपको परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसमें आपको परमाणु द्रव्यमान 32 दिया हुआ है, प्रोटॉन 16 दिया हुआ है, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो मीटर पर सेकेंड में इसको बदलना है। तो सबसे आसान बात हम आपको समझा देते हैं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये बड़ा संख्या है किलोमीटर, इसको छोटा में जाना है। तो 54 5/18 से इसमें गुना कर देंगे। 18 तिहाई 54, 15 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि 12 से छोटा में जाएंगे तब 5/18 से गुना करना है, और छोटा से 12 में जाना है तो 18/5 से गुना करना है। चलिए अगला प्रश्न है कि लार्वा का कुछ अग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को वृद्धि और कयांतरण दोनों बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि और कयांतरण। चलिए अगला प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। तो गतिज ऊर्जा चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा चलती हुई कार में गतिज ऊर्जा है। चलिए अगला प्रश्न है कि यीस्ट के द्वारा शर्करा का, यहाँ ईस्ट होगा, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो इसको किण्वन बोलते हैं। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना किण्वन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो मीटर, किलोग्राम, केल्विन और क्यूबिक मीटर। तो जो क्यूबिक मीटर है यह एक बनाया हुआ है, यह आपका मौलिक इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो लकड़ी, गोबर गैस, परमाणु ऊर्जा, कोयला। तो जो परमाणु ऊर्जा है यह बायोगैस का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन ढूंढना है। सही कथन जो है, पत्थर पारदर्शी होता है और कांच अपारदर्शी। सही है। स्टोन चौक पानी में घुलनशील है। सही है। सॉरी, पत्थर पारदर्शी होता है और कांच अपारदर्शी, गलत बात है। स्टोन चौक पानी में घुलनशील होता है, ये भी गलत है। चीनी पानी में घुलनशील होता है, यह आपका राइट आंसर है।
और आगे वाला क्या कहता है कि तेल पानी में मिल जाता है, नहीं, तेल ऊपर इसको छताता है। अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो यह छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस। क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि समीकरण V बराबर U प्लस AT जानकारी देता है, तो यह पहला समीकरण है V बराबर U प्लस AT वेग का, जो क्या देता है आपको, वेग समय का एक कार्य, वेग समय का एक कार्य है, ठीक है। गति विषयक जो नियम है उसमें का पहला नियम जो V बराबर U प्लस AT है, इसमें क्या जानकारी देता है, तो वेग समय का एक कार्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें क्या होगी, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 4 होगी। चलिए अगला प्रश्न है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसको आप हल कर सकते हैं। तो इसका हल करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसका हल करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न है कि राम ने अपने पास 2000 के रखे हुए थे नोट, इसमें से उसने 300 रुपया खर्च कर दिया, तो उसने कितने प्रतिशत धन खर्च किया, तो 300 खर्च किया, 300 रुपया खर्च किया 2000 पर, तो इसका प्रतिशत निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 से और 15, यानी 15% खर्च कर दिया। चलिए अगला प्रश्न है कि 250 भागा 0 का मान क्या होगा, तो इसका 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के दो कोनों का माप 110 और 100 है, तो बाकी दो कोनों का दो कोण बराबर हैं, तो प्रत्येक बाकी दो कोनों का माप क्या होगा, तो इसका 75 डिग्री हो जाएगा बाकी दो कोनों का। तो आप जोड़ लीजिए 75 75 150 360 डिग्री के बराबर होता है। और इसमें तो आपको क्या है 100 और 100 प्लस 110 210 और 150 360, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो बाकी कोना का माप हो जाएगा 75 डिग्री के बराबर। चलिए अगला प्रश्न है कि 9 kg 8 ग्राम को kg में बदलना है, तो 9 kg 8 ग्राम को kg में बदलना है, तो ये आपका हो जाएगा 9.008 ग्राम। चलिए अगला प्रश्न है यदि एक संख्या में से 15 घटाया जाए तो यह 5 हो जाती है, कथन को समीकरण के रूप में कौन सा है, तो संख्या में से 15 घटाया जा रहा है, तो ये राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा, तो इसमें एक ऑप्शन आप डाल दीजिए 2/0, तो ये बड़ा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी बराबर 0 हो जाएगा, 0 और 0, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बना लीजिएगा, यहाँ में स्प्रिंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि समीकरण का हल करना है कि m/2 - 2 = 6, तो m/4/12, तो m = 16, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। चलिए अगला प्रश्न है कि एक आयताकार डिब्बा घनाकार का घनफल जिसकी लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है, तो इसका आयतन बताना है, तो LBH गुना कर लीजिएगा, तो इसका हो जाएगा 12AQ B² C² हो जाएगा। चलिए लास्ट है आपका, रोहित ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और इसको 1200 रुपये में बेच दिया, यानी इसको 200 लाभ हुआ 1000 पर, तो 100 कितना पर, यानी 20% का इसको
लाभ होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे प्रीवियस ईयर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।